16 दिसंबर 1960 गोवा पुर्तगाल का एक उपनिवेश। पुर्तगाली सैनिकों से भरी दावत चल रही थी। दावत में गोवा पर राज करने वाले क्रूर पुर्तगाली तानाशाह सालाजार के गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ शामिल थे। दोनों बड़े अधिकारी अमेरिकी राजदूत जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ के साथ बड़ी ही बेफिक्री से दावत का मजा उठा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अमेरिकी राजदूत की मौजूदगी और पिछले कई दिनों से चली आ रही शांति वार्ता की वजह से भारतीय सैनिक गोवा पर उनके क्रूर शासन को नहीं उखाड़ पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था, भारतीय सैनिक बिना किसी डर के तब तक गोवा को चारों तरफ से घेर चुके थे और कुछ ही घंटों में हिंदुओं पर 450 साल से अत्याचार करने वाली ये पुर्तगाली गवर्नमेंट और उसके क्रूर तानाशाह सालाजार को गोवा से उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के इसी डेयरिंग ऑपरेशन विजय के बारे में जानेंगे, जब उन्होंने मात्र 36 घंटों के अंदर गोवा से तानाशाही को हटाकर उसको भारत का हिस्सा बनाया था। इसके साथ ही हम जानेंगे कि जब भारत 1947 में आजाद हो चुका था, तभी गोवा को भारत के नेहरू ने क्यों नहीं मिलाया, ऐसा करने में उन्हें 14 साल क्यों लग गए। इसके अलावा हम 450 सालों के पुर्तगालियों द्वारा गोवा के हिंदुओं पर किए अत्याचारों की भी बात करेंगे, जिन्होंने क्रूएलिटी के मामले में मुगल और ब्रिटिशर्स को भी फेल कर दिया था। दोस्तों, ये वीडियो एज अ इंडियन हम सब के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बारे में कम ही लोग जानते हैं, इसलिए आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ऑपरेशन विजय में क्या हुआ था, ये जानने से पहले हम उन अत्याचारों के बारे में जान लेते हैं जो गोवा के हिंदू पुर्तगीज शासन में झेल रहे थे। देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से छीना था और इसके बाद से लगभग 450 साल तक गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा। जहां पर बाकी भारत में मुगलों के बाद अंग्रेजों का दौर आया, लेकिन गोवा में तब भी पुर्तगालियों का ही शासन कायम रहा और यही 450 सालों का शासन गोवा के हिंदुओं के लिए अभिशाप बनकर आता है, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ गोवा के ट्रेंड पर कंट्रोल करने के साथ साथ गोवा के लोगों की पर्सनल लाइफ पर भी कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। गोवा में मौजूद हिंदुओं की जबरदस्ती मास कन्वर्जन किए जाते हैं, मंदिर तोड़कर चर्च बनाए जाते हैं। इसके साथ ही गोवा में मौजूद हिंदू अपने कल्चर को ही भूल जाए, इसके लिए उनकी डे टू डे में होने वाली एक्टिविटीज भी कंट्रोल की जाने लगती है। ये भी इतनी विभत्स थी कि लोगों को सुबह नहाने तक नहीं दिया जाता था, ताकि वो सुबह उठकर पूजा ना कर सके। घर में तुलसी की जगह क्रॉस लगाना कंपलसरी कर दिया जाता है और अगर कोई हिंदू जिसने दबाव में क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है, अगर वो चोरी से घर में पूजा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसको खुलेआम जिंदा जला दिया जाता है। गोवा में कोई भी हिंदू किसी भी तरीके से गोवा के अंदर कोई जमीन नहीं खरीद सकता था। अब ये कल्चर जीनोसाइड गोवा में दशकों से चलता है, लेकिन 20वीं शताब्दी में जब भारत के बाकी हिस्सों में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की जाती है, तब विद्रोह की चिंगारी गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ भी भड़क उठती है और गोवा में भी विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं। गोवा के अंदर बढ़ते विद्रोह को देख तब की पुर्तगीज गवर्नमेंट गोवा के अंदर किसी भी तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को खत्म कर देती है। लेकिन इस सेक्शन के बावजूद क्रिस्टाओ दे ब्रगेन्का कुन्हा नाम के क्रांतिकारी गोवा के अंदर एंटी पुर्तगीज पैम्फलेट बांटना शुरू कर देते हैं। इन पैम्फलेट का असर ये हुआ कि गोवा में अंदर ही अंदर एक बड़ा जन समर्थन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसके साथ गोवा की बाकी लोकल पार्टीज जैसे गोंड कांग्रेस कमेटी भी पुर्तगालियों के खिलाफ सत्याग्रह कर रही थी। लेकिन क्योंकि उस समय देश के बड़े लीडर का फोकस अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल फेंकना था, इसलिए उनका फोकस गोवा के सत्याग्रह पर गया ही नहीं। 1946 में राम मनोहर लोहिया अपने साथियों के साथ मिलकर आजाद गोमांतक दल की स्थापना करते हैं और गोवा को पूर्णतः आजादी दिलाने के लिए एक बड़ा सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। पर इस समय तक पुर्तगाल में एंटोनियो डे ओलिवेरा सालाजार नाम का तानाशाह सत्ता में आ चुका था, जो गोवा को बिल्कुल भी भारत को सौंपने के इरादे में नहीं था। इसलिए वो सत्याग्रह को कुचलने के लिए बर्बरता पूर्वक विद्रोहियों को कुचलना शुरू कर देता है। बड़ी मात्रा में लीडर्स को जेलों में ठूसना शुरू कर देते हैं
जिससे गोवा को आजाद करने की आग कुछ समय के लिए ठंडी पड़ जाती है। अब ऐसी कंडीशन में गोवा के लोग ये सोचने लग जाते हैं कि इस समय ब्रिटिशर्स पुर्तगालियों से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर जाएंगे तो पुर्तगाली भी अपने आप भारत को छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, तानाशाह सालाजार का गोवा को लेकर कुछ और ही सोचना था। उसने कहा कि गोवा कोई चीज नहीं है जिसे ऐसे ही गिफ्ट में दे दिया जाए। अब भारत तो आजाद हो चुका था, लेकिन नेहरू अभी भी गोवा को हथियार के बल पर इंडिया से मिलाने में थोड़ा संकोच कर रहे थे, जिसके लिए उनकी आलोचना आज भी नरेंद्र मोदी करते हैं। नरेंद्र मोदी का कहना है कि जहां पूरा भारत 1947 में आजाद हो चुका था, वहां नेहरू ने अपनी शांति दूत की इमेज बनाकर रखने के लिए गोवा को 14 सालों का गुलाम बनाए रखा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसे जानते हैं। देखिए, ये अकेले नेहरू का निर्णय नहीं था कि गोवा को शांति से भारत में शामिल करेंगे, बल्कि उनके साथ गांधी और खुद गोवा के लीडर राम मनोहर लोहिया भी यही चाहते थे। वो चाहते थे कि बंदूक की नोक की बजाय सत्याग्रह के दम पर गोवा को छीना जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए 1950 में नेहरू ने पावर ट्रांसफर के लिए पुर्तगाली गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया था, लेकिन नेहरू ने जैसी उम्मीद लगा रखी थी वैसा हुआ नहीं। जब भी पावर ट्रांसफर की बात होती, पुर्तगाली गवर्नमेंट बचने की कोशिश किया करती थी। उनका कहना था कि 1510 में जब हमने गोवा को अपने कब्जे में लिया, तब भारत जैसा कोई देश नहीं था, इसलिए भारत पर सिर्फ हमारा हक है। ये कोई कॉलोनी नहीं, बल्कि पुर्तगाल का ही एक अंश है। इवन 1954 में सालाजार गोवा को लेकर अपने इरादे साफ कर देता है। इस समय तक भारत और पुर्तगाल के बीच तनाव इतना बढ़ चुका था कि दोनों देशों ने अपने राजनीतिक संबंध तोड़ दिए थे। इधर सालाजार के नापाक इरादों को भांपकर आजाद गोमांतक दल जैसे लोकल दल हथियारों को उठा लेते हैं और दादरा नगर हवेली जैसे इलाकों को पुर्तगाल के चंगुल से आजाद करा लेते हैं। हालांकि वो ऐसा करने में इसलिए भी कामयाब हो जाते हैं क्योंकि ये टेरिटरी गोवा से काफी दूर थी। दूसरा, जब पुर्तगाल सैनिक अपनी टेरिटरी को बचाने वहां पर जाने लगे, तब इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इलाके से जाने की परमिशन नहीं दी। इससे परेशान होकर पुर्तगाली शासन भी गोवा को बाकी भारत में आइसोलेट कर लेता है। वे बाहर से गोवा के अंदर आने वाले सभी क्रांतिकारियों की एंट्री को बैन कर देते हैं। इसके साथ ही रेलवे लाइन और डाक लाइन को भी बंद कर देते हैं। इसके बदले में इंडिया भी गोवा पर आर्थिक तमाचा मारते हुए गोवा में जाने वाले फूड आइटम्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे गोवा को आलू नीदरलैंड, वाइन पुर्तगाल, चावल सब्जी पाकिस्तान और श्रीलंका से मंगवाना पड़ता है। लेकिन इस साक्षी के बाद भी नेहरू गोवा पर शस्त्र हमला नहीं बोलते, क्योंकि तब नाटो भी एक बड़ा कारण था। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत और गोवा के बीच में नाटो कहां से आ गया। देखिए, बात ऐसी है, वर्ल्ड वॉर 2 में पुर्तगाल न्यूट्रल था, जिसकी वजह से उसको अमेरिका का सपोर्ट हासिल था। साथ ही पुर्तगाल के पास नाटो की मेंबरशिप भी थी। अब ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि अगर कोई भी देश नाटो का मेंबर है और अगर उस पर कोई हमला करता है, तो अमेरिका सहित बाकी नाटो देश उसकी रखवाली करेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसलिए भारत उस समय पर गोवा पर मिलिट्री एक्शन लेने से पहले थोड़ा संकोच में था, क्योंकि भारत उस समय नाटो देशों से पंगा लेकर किसी भी खेमेबाजी से बचना चाह रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसको उस समय सोवियत के करीबी समझा जाए। इसके अलावा उस समय तक फ्रांस ने शांतिपूर्ण माहे, यानम, करिकल और पौंडीचेरी जैसे टेरिटरी को भारत को दे दिया था। इसलिए भारत को उम्मीद थी कि पुर्तगाल का तानाशाह सालाजार भी उसको गोवा आसानी से दे देगा, बट सालाजार आसानी से मानने वालों में से नहीं था। वो जब तक इंडियन आर्मी से मुंह की नहीं खा लेता, उसको चैन नहीं आने वाला था, क्योंकि उसको मालूम था कि भारत गोवा पर कभी बंदूक की नोक पर हासिल नहीं करेगा, क्योंकि उसने चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए खुद से पंचशील समझौता कर रखा था। अब भारत को खुद साथ रहने, एक दूसरे की टेरिटरी को रिस्पेक्ट करना और नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस की नीति चीन से अपना रहा है। वो वायलेंस का रास्ता गोवा के साथ नहीं अपना सकता, और कहीं ना कहीं नेहरू भी यही सोच रहे थे। इसके लिए उनको उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन ने भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि नेहरू जो बाकी दुनिया के लोगों पर होने वाले अत्याचार पर रोना रोते हैं, वो अपनी ही गोवा के लोगों को कैसे भूल रहे हैं। इसी बीच 1960 में यूनाइटेड नेशन एक नॉन सेल्फ गवर्नमेंट टेरिटरी डिक्लेयर कर देते हैं, जिसका मतलब ये था कि गोवा अब नाटो के अंदर नहीं आएगा। इधर गोवा से नाटो का प्रभाव हटा। दूसरी तरफ 24 नवंबर 1961 को कुछ ऐसा हुआ जिसने नेहरू को भी गोवा पर चढ़ाई करने का मौका दे दिया।
दरअसल हुआ ये कि इस दिन गोवा के पास से एक इंडियन शिप गुजर रही थी। तब गोवा की फोर्सेज सालाजार के आदेश के चलते शिप पर गोलियां चला देती है, जिससे एक भारतीय पैसेंजर की मौत हो जाती है और ये बात पूरे भारत में आग की तरह फैल जाती है। अब क्या होना था, ये सालाजार की पहली और आखिरी गलती साबित होती है। 2 दिसंबर 1961 को इंडियन सोल्जर्स गोवा के आसपास के इलाकों में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और एक ऐसे ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाते हैं जो सालाजार का शासन मात्र 36 घंटे में उखाड़ कर फेंक देगा। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। 17 दिसंबर की रात गोवा को चारों तरफ से इंडिया के जवान घेर लेते हैं और इस काम के लिए मेजर जनरल कैंडेट को चुना जाता है, जो 17 इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व कर रहे थे। 18 दिसंबर को भारतीय जवान नॉर्थ में सावंतवाड़ी, साउथ में करवर और नॉर्थ में बेलगांव से गोवा पर धावा बोल देते हैं। एक तरफ ये ऑपरेशन चल रहा था, दूसरी तरफ इंडियन फाइटर प्लेन गोवा में पर्चे गिरा रहे थे और गोवा वासियों को शांति बनाए रखने के लिए आग्रह कर रहे थे। और गोवा वासी शांत भी क्यों ना रहे, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने पर्चों में आजादी की घोषणा कर रखी थी। गोवा के लोकल लोग भारतीय सैनिकों की हर संभव मदद करते हैं, उनको पुर्तगाली जंगी ठिकानों का पता बताते हैं, जहां जहां पुर्तगालियों ने माइंस बिछा रखी थी उसका पता बताते हैं। धीरे धीरे गोवा वासियों के सर से तानाशाह सालाजार का प्रकोप छट रहा था। हालांकि एक तरफ ये चल रहा था, दूसरी तरफ पुर्तगाल में सालाजार अपनी नाक बचाने के लिए पुर्तगाल के अखबारों में यह खबर छपवा रहा था कि गोवा के लोग भारतीय सैनिकों से प्रतिरोध कर रहे हैं, उनसे हाथों से लड़ रहे हैं और पुर्तगाली सैनिकों ने कई भारतीय सैनिकों को बंदी बना रखा है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 18 दिसंबर की सुबह भारतीय 6 हंटर विमान पूना से उड़ान भरते हैं और गोवा के बम्बोले में मौजूद रेडियो स्टेशन को नेस्तनाबूद कर देते हैं, जिससे गोवा का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। शाम तक गोवा की राजधानी पंजन को घेर लिया जाता है और इस बात की खबर पुर्तगालियों को मालूम नहीं चलती। इसके बाद एक बार फिर पुणे से 12 कैनबेरा और 4 हंटर विमान उड़ान भरते हैं और गोवा के डेवलिन रनवे पर 1000 पाउंड के 63 बॉम्ब गिराकर गोवा का मेन रनवे चांद की तरह गड्ढों से भरा बना देते हैं। दूसरी तरफ आईएनएस मैसूर और आईएनएस त्रिशूल अंजदेवा आइसलैंड को पोर्तुगीज से आजाद करा लेते हैं और इन दी एंड भारत सेना की जल, थल और वायु सेना मिलकर मात्र 36 घंटों में 450 साल पुराने पुर्तगाली शासन को उखाड़ फेंकते हैं और मौजूदा तानाशाह सालाजार को घुटनों पर ला देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में 22 भारतीय सैनिक शहीद होते हैं, वहीं 33 पुर्तगाली सैनिक मारे जाते हैं और इन दी एंड 19 दिसंबर 1961 को रात के 12:15 पर पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुएल एंटोनियो वसेलो ए सिल्वा सालाजार के बिहाफ पर सरेंडर कर गोवा को ऑफिशियल भारत के हवाले कर देते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से भारतीय सैनिकों ने मात्र 36 घंटों में 450 साल पुराने पुर्तगाली शासन और तानाशाह सालाजार के शासन को उखाड़ फेंका था। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।